हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डिप्लोमा जोन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो आपका सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का डीएसएस, इसको बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसके पहले चैप्टर के हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे मैंने ये चैप्टर डिटेल में भी कर रखा है, वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। डिटेल्ड में भी मैंने ये चैप्टर कर रखा है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं। भाई देखो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक और आपके पेपर आ चुके हैं, तो ये चीज़ आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। अभी ये जो आपको पूरे नोट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, डीएसएस, सीएमएईडी, एसएसडी, क्यूएसबी, ईएम ये इलेक्टिव सब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक है, किस में ये आ जाता है? आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट में। तो अगर आपके पास ईएम है तो ये सारे नोट्स आपको 199 रुपये के मिल रहे हैं। 499 रुपये के नहीं है, केवल 199 के। और ये 199 पता है मैंने किस लिए रखा है? ताकि हर बच्चा इसको परचेज कर पाए। ठीक है, इसीलिए 199 बहुत ही मिनिमम प्राइस है यार। तुम खुद सोचो कितनी मेहनत लगी होगी इनको बनाने में। तो ये 199 रुपये, तो आप 200 रुपये तो ऐसे ही खर्च कर देते होगे। तो कुछ उस ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लो कुछ, जिससे कि तुम्हारा फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आपको ख़रीदने हैं ये, तो ये पेटीएम नंबर है, ये वाला, ये पेटीएम नंबर है। इस पर मुझे पेटीएम पे ट्रांजैक्शन कर देना, और जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। तो मैं वहीं पे आपको जो है पीडीएफ सारे नोट्स की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? और ये कुछ बच्चे जो पुराने हैं उनको तो पहले से पता होगा कि ये चीज़ कैसे करनी है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका स्टील स्ट्रक्चर सेक्शंस। अब देखिए, इसमें पहला ही टॉपिक है ये वाला। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। इसमें देखो पहला ही टॉपिक है ये संरचना स्टील वाला। आखिर होती क्या है स्ट्रक्चरल स्टील? देखिए, स्टील का निर्माण जमीन से हेमेटाइट, ये आयरन के अवयव होते हैं। ठीक है, ये आयरन के अवयव होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। स्टील का निर्माण जमीन से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्राप्त लोहे द्वारा किया जाता है। लोहा मतलब आयरन। यह लोहा कच्चा लोहा होता है। कच्चे लोहे को शुद्ध करते जाएं तो पिटवा लोहा मिलता है, ढलवा लोहा आदि प्राप्त होते हैं। संरचना स्टील निम्न प्रकार की होती है। संरचना स्टील के टाइप आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ केवल आपसे इतना पूछ सकता है कि भाई स्ट्रक्चरल स्टील होती क्या है। तो आप बता देना कि जो जमीन से खोदकर जो हेमेटाइट और आपके लोहे के जो अवयव निकाले जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, उनका अगर शुद्धिकरण करें हमें तो स्ट्रक्चरल स्टील प्राप्त होती है। इसके गुण क्या हैं, प्रॉपर्टी? देखिए, किसी भी चीज़ की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक तो फिजिकली और एक होती है केमिकली। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन हम देखेंगे इसमें पहले फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। स्ट्रक्चरल स्टील का गुण क्या है? दरअसल आयरन पूरी पृथ्वी पर लौह अयस्क के रूप में पाया जाता है, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं, पीछे बताया था। जब इसका शुद्धिकरण किया जाता है तो हमें ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और मृदु लोहा प्राप्त होता है, और फिर बाद में हमें ये स्टील प्राप्त होती है। इसके भौतिक गुण क्या है भाई स्टील के? बस इसमें 3-4 पॉइंट ध्यान रखने के योग्य हैं। पहला तो इसका यील्ड, ये लिख लो, क्या कहते हैं, यंग मापांक लिख लो। ठीक है, यंग मॉडुलस लिख लो। इसका 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm इसका यंग मॉडुलस होता है। डेंसिटी इसकी होती है 7850। ठीक है, 7850 kg में होती है, लेकिन ये kg पर मीटर क्यूब। अगर आपको न्यूटन पर मीटर क्यूब में चाहिए तो 78.5 होती है ये। रेखीय प्रसार गुणांक, थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर, तो ये होता है 12 × 10⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। दृढ़ता प्रसार गुणांक 0.84 × 10⁵। बस ये 4 पॉइंट ध्यान रख लो किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी में। और ये भाई हल्के में मत लेना इसको, क्या कह रहा हूँ मैं, हल्के में मत लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके गुण जो है स्ट्रक्चरल स्टील के गुण। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील आ जाए या फिर आ जाए माइल्ड स्टील करके। ठीक है, माइल्ड स्टील या स्ट्रक्चरल स्टील एक ही बात है। तो माइल्ड स्टील के गुण पूछ ले या स्ट्रक्चरल स्टील के, तो एक ही बात है दोनों। IS कोड 2062 और 1992 के अनुसार संरचनात्मक स्टील को निम्न तालिका में दिखाया गया है।
नीचे देखो दिखाया गया, अगर ए ग्रेड की स्टील है, माइल्ड स्टील ए ग्रेड की है, तो उसका डेजिग्नेशन होगा FE 410 में, ठीक है। अगर बी की है तो FE 410 WB और FE 410 WC, ये सब आप लोगों को पता होंगे। ये ABCD इसकी ग्रेड है और W इसकी वेल्डिंग क्षमता है, ठीक है, वेल्डिंग क्षमता है W। और FE ये किसका सिंबल होता है, ये आयरन का सिंबल नहीं होता, आयरन लोहा का सिंबल होता है, केमिस्ट्री वाली उसमें देखना पीरियोडिक टेबल में। स्टील की तनन सामर्थ्य ध्यान रख लो भाई, स्टील की तनन सामर्थ्य 410 न्यूटन पर mm²। ये तो भाई देखो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है जिससे कि तुम्हें याद हो जाए, तुम्हें ये रटने पड़ेंगे, ठीक है। इनको याद कर लेना। पीछे भाई साहब जो मैंने बताया ना, ये वाली, ये 3-4 चीज़ें, यंग मॉड्यूलस डेंसिटी और इसका थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर, रेखीय प्रसार गुणांक, इनको याद कर लेना, ठीक है, ज़रूर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हाँ सेक्शंस आ गए, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल स्टील के सेक्शंस के बारे में ही पूछ सकता है, जैसे I सेक्शन होता है, C सेक्शन होता है, T सेक्शन होता है, L सेक्शन होता है। तो ये सारे सेक्शंस देखेंगे हम। पहला है समभुजीय कोणीय खंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इक्वल एंगल सेक्शन बोलते हैं इसको, इक्वल एंगल सेक्शन। ये L टाइप का होता है ऐसे करके, ठीक है। अब इक्वल कब होगा, जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा नीचे वाली दोनों अगर बराबर है तो ये हो जाएगा इक्वल एंगल सेक्शन। इनके लेग की लंबाई, इसको लेग बोलते हैं, जैसे ये एक लेग हो गई, ये दूसरी लेग हो गई। अगर ये वाली लेग की लंबाई 4 मान लो, 4 मीटर मान लो, और ये वाली लेग की लंबाई भी 4 मीटर है, तो दोनों लेग की लंबाई सेम होगी, तो इसलिए इक्वल एंगल सेक्शन हो जाएगा। इन खंडों की लेग की लंबाई समान रहती है। ये खंड ISA से प्रदर्शित होते हैं। ISA का पूरा नाम इंडियन स्टैंडर्ड एंगल होता है। ISA के अनुसार इनका न्यूनतम साइज 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 3। अब ये क्या है, 20 इंटू 20 इंटू 3। जैसे कि मान लो ये एक एंगल सेक्शन है, L एंगल सेक्शन, ठीक है। ये इस तरीके का होता है, ऐसे करके। अब देखो 20 इंटू 20 का मतलब है कि ये 20 यहाँ से यहाँ तक, ये 20 हो गया, और ये भी 20 हो गया यहाँ से यहाँ तक। और 3 है इसकी थिकनेस, यानी कि ये कितना मोटा है, ये 3, ठीक है, 3 mm हो सकता है, 3 mm में ही होती है वैसे वैल्यू ये। तो ये होती है टी की वैल्यू होती है 3, यानी कि थिकनेस, मोटाई कितना मोटा है वो। और ये ध्यान रखना, न्यूनतम मिनिमम होता है 20 इंटू 20 इंटू 3, और मैक्सिमम होता है 200 इंटू 200 इंटू 25 mm, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी नीचे दे रखा है, ये L सेक्शन का डायग्राम है, एंगल सेक्शन बोलते हैं इसको। और ये कैसा है, देखो ये 55 है और ये भी 55 है, तो कैसा हो गया, इक्वल एंगल सेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसका देखो सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे लोड पड़ता है, तो इनका देखो सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब आपको ये स्टील टेबल में जाना पड़ेगा। स्टील टेबल में आपको CX की वैल्यू देखनी पड़ेगी और CY की वैल्यू देखनी पड़ेगी। मान लो CY यहाँ से, एक मिनट रुको, मान लो CY की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ पाई, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना। और CX की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ पाई, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना। और जहाँ पे ये दोनों लाइन काट दें वही होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि CG भी बोलते हैं। इसी को लोड पोजीशन भी बोला जाता है, यहीं पे लोड आएगा, ठीक है। तो आगे बात समझ में, ये कैसे फाइंड करते हैं, चलिए। और ये कैसा इक्वल एंगल सेक्शन है। CXX तथा CYY की वैल्यू हम स्टील टेबल से लेते हैं, जिसमें अर्थात समकोणीय खंड में CXX और CYY की वैल्यू समान है, इसीलिए CXX और CYY समान होंगे। इसे हम C1 और C2 के नाम से भी जानते हैं। CXX लिख लो या CYY लिख लो, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए देखिए आगे। अनइक्वल में क्या होगा, दोनों लेग की लंबाई डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ की मान लो 4 है और ये लंबाई 3 मान लो, तो ये अनइक्वल हो गया, उसमें कुछ नहीं है। इसका न्यूनतम साइज 30, 20 और 3 होता है, और मैक्सिमम 200, 150 और 50, ठीक है, 200, 150 और 50 mm होता है। इनके भी अलग अलग होते हैं, CXX और CYY, ठीक है। ये वैल्यू स्टील टेबल से देख लोगे ऐसे करके, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल आएगा CG। आई बात समझ में, चलिए। T सेक्शन, ये कौन सा, L सेक्शन हो गया ये। अब देखते हैं T एंगल सेक्शन बोलते हैं उसको, वैसे इसको जो है एंगल सेक्शन बोलते हैं, एंगल सेक्शन।
एंगल सेक्शन बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है इक्वल और एक होता है अनइक्वल, और दोनों मैंने बता दिए। टी सेक्शन देखो, ये टी शेप का होगा भाई, टी आकृति का होगा ये जो सेक्शन है, ये टी आकृति के होते हैं जिनमें एक फ्लेंज क्या होता है, जैसे मान लो ये टी है तो ये जो लंबाई, ये वाली प्लेट जो है ना, ये होती है वेव, ये वेव होती है, और ऊपर वाली जो प्लेट है ये वाली, ये होती है फ्लेंज। ठीक है, फ्लेंज आई बात समझ में। इसमें एक फ्लेंज और एक वेव होती है। इन्हें ISNT इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी से दर्शाते हैं। इनकी कुल लंबाई डी होती है, कुल गहराई यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो गहराई है इनकी डी मान लेते हैं। ये खंड निम्न प्रकार के होते हैं। पहला लाइट टी, जूनियर टी, हैवी टी और स्पेशल टी। इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी, ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे। टी खंड का न्यूनतम साइज कितना होता है, ISNT यानी कि ISNT 20। ठीक है, ISNT मैंने दिखाया, इनको इससे दर्शाते हैं। तो मिनिमम साइज होगा ISNT 20 और मैक्सिमम होगा 250। ठीक है, ये 250 दे रखा है अधिकतम साइज। बाकी इनका CXX और CYY कहाँ है, देखो इनका CXX ये है, CXX ये, और CYY तो यहीं पे तो होगा, इसी लाइन पे तो होगा, CYY इसी प्लेट पे, तो उसको तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। CXX देख लो कहाँ काट रहा है, वहीं पे लोड पोजीशन होगी इसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चैनल खंड, चैनल यानी कि चैनल को हिंदी में देखो ऐसे लिखते हैं CHANNEL, ये चैनल की स्पेलिंग होती है। तो ये C टाइप के होते हैं, देखो ऐसे करके, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अब मान लो दो चैनल हैं, एक ये वाला चैनल है और एक ये वाला चैनल है, और दोनों के मुँह जो है आपस में सामने है, तो इसको बोलते हैं फेस टू फेस चैनल। और अगर दोनों की पीठ पीछे है तो इसको बैक टू बैक चैनल बोलते हैं। ठीक है, इसकी न्यूनतम गहराई कितनी होती है भाई, इसकी न्यूनतम गहराई 150 होती है न्यूनतम, और मैक्सिमम कितनी होती है 400 mm। इन खंडों के प्रकार निम्नलिखित हैं, ये भी होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, सेक्शन चैनल, लाइट चैनल, मीडियम चैनल, ये टाइप याद रख लें 4। ठीक है, ये बाकी इनका डायग्राम दे रखा है, ये C टाइप के तो होते ही हैं ऐसे करके। इनके CXX और CYY कहाँ है, देखो ये CYY हो गया इधर, और ये CXX हो गया। अब ये स्टील टेबल से ले लेंगे इसके लिए, तो ये यहाँ पे कट जाएगा यहाँ पे, और यही लोड पोजीशन हो जाएगी CG, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसकी थिकनेस ये हो जाएगी TF का मतलब फ्लेंज की थिकनेस, और TW का मतलब वेव, यानी कि WEB ये वाली वेव, यही तो होती है वेव, और ये होती है फ्लेंज। बताया नहीं था, ये फ्लेंज और ये वेव। आई सेक्शन बनाओगे तो उसमें एक तो वेव होगी और दो फ्लेंज होगी। चैनल खंडों को दो तरीके से रखा जाता है, बैक टू बैक वाला बताया था और फेस टू फेस वाला बताया था। बैक टू बैक ऐसे हो जाए, दोनों की पीठ हो जाए, मुंह फेर लें दोनों, तो वो बैक टू बैक हो गया। और आमने सामने बैठ जाए ऐसे करके, आमने सामने बैठ जाए तो क्या होगा, तो वो होगा फेस टू फेस। ठीक है, एक भी वही डरपोक नहीं है, सब ताकतवर हैं दोनों। आई सेक्शन देखते हैं, देखो इन्हें एच खंड भी, आई है, अब आई को मैं एच भी तो लिख सकता हूँ ऐसे, तो इन्हें एच खंड भी कहते हैं, एच खंड भी कहते हैं। ये खंड धरनों लिंटन जो लेंटर होते हैं जो कंक्रीट के डाले जाते हैं, नींव आदि में बहुतायत में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये खंड IS वो ये इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, और वही है ये वाला कौन सा हो गया, ISMB। ठीक है, यहाँ पे देखो M का नाम होगा, किधर गया M का नाम, मीडियम। ठीक है, मीडियम हो गया। और उधर ये कितने टाइप के होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, में उपलब्ध होते हैं। धरन का न्यूनतम साइज ISLV, ISL का मतलब लाइट, ठीक है, ISLV 75, और मैक्सिमम कितना होता है ISHV, और H का मतलब हैवी, HV 600 में उपलब्ध होता है। प्लेट गर्डरों को आई खंडों को रिवेट या बेल्ट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। अच्छा, ये गर्डर आप आगे पढ़ोगे, लास्ट चैप्टर में है। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल इतना पॉइंट ध्यान रखो कि जो प्लेट गर्डर होते हैं ना, वो आई सेक्शन को जोड़ के बनाए जाते हैं। आई सेक्शन को जोड़ देते हैं तो प्लेट गर्डर बन जाते हैं। और जोड़ते कैसे आई सेक्शन को, या तो उसमें रिवेटिंग कर देंगे,
रिवेटिंग कर देंगे, और नहीं तो वो बेल्ड से जोड़ देंगे। बेल्डिंग नहीं होती, बेल्डिंग से, उससे जोड़ दिए जाते हैं। ये इनका डायग्राम दे रखा है, देखो भाई मैंने बताया आपको फ्लैंज इसमें दो होते हैं। आई सेक्शन ये है, ये वाली ऊपर वाली फ्लैंज और ये नीचे वाली फ्लैंज, और ये क्या है, ये वेब हो गई, ठीक है। इनका भी कैसे सी एक्स एक्स और सी बाई वाई कैसे निकालेंगे, वही स्टेल टेबल से मान देखेंगे। इनका सी बाई वाई तो सेम रहता है, खाली सी एक्स एक्स देख लो यहाँ से, तो यहाँ से देखोगे ये यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और वेब की कुल लंबाई, वेब की कुल लंबाई उसकी गहराई कहलाती है डी, ठीक है। ये टी डब्ल्यू क्या है, वेब की मोटाई, और टी एफ टी क्या है, एफ टी है फ्लैंज की मोटाई। अब फ्लैंज की मोटाई को मान लो H2 और इसको, और नीचे वाली जो फ्लैंज की मोटाई है इसको H1 मान लो, ठीक है। और इसकी जो ब्रेथ है वो मान लो B, तो ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। और इसकी टोटल गहराई, ये जो गहराई थी ये तो वेब की थी केवल, और ये टोटल गहराई कितनी है फ्लैंज के साथ में, कैपिटल डी। अब देखो इसमें हमने प्लेट लगा दी, ये आई सेक्शन है, और इसमें हमने एंगल लगा दिया, और एंगल को हमने ये रिवेटिंग द्वारा जोड़ दिया ऐसे करके, ये करके ऐसे रिवेटिंग द्वारा इसको हमने जोड़ दिया। तो ये डायग्राम बना देना भाई उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबुलर सेक्शन, क्या है, वर्णन कीजिए। यह एक पाइप की तरह खोखला सिलेंडर होता है। सिलेंडर नहीं देखा, बीच में से खोखला, बीच में से खोखला ही तो होता है सिलेंडर, तो ये वैसा ही होता है कुछ। इसका उपयोग गैसों के प्रवाह, तरल पदार्थ आदि के अलावा संरचनात्मक उत्पाद में भार को सहने के लिए किया जाता है। एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें देखो एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि मान लो ये एक सरिया है, सरिया मतलब सॉलिड है, कोई आयरन की चीज़ है और सॉलिड है अंदर से ऐसे करके, सॉलिड चीज़ है, ठीक है। अब इसका मान लो 2 किलो वेट है, और अगर इसी 2 किलो वेट का ना अगर आप पाइप बना दें तो पाइप ज़्यादा मजबूत होगा इसके मुकाबले, लेकिन वेट 2 किलो ही होना चाहिए, चाहे अंदर से पाइप खोखला है लेकिन पाइप ज़्यादा मजबूत होगा इसके मुकाबले। और वेट अगर इसका 2 kg है तो इसका 2 kg होगा तभी मजबूत होगा। अब ये सोचो ये 2 kg है, 1 kg का पाइप बना दो तो मजबूत नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। आगे क्या है, हाँ ये ट्यूबुलर सेक्शन वही तो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। संरचनात्मक इस्पात में भार को सहने के लिए किया जाता है। ठोस पाइपों की तुलना में ट्यूबुलर सेक्शन प्रति इकाई वजन को सहन करने में अधिक सख्त होते हैं, यही बताया था मैंने अभी, क्योंकि ट्यूबुलर सेक्शन को आंतरिक दबाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनकी आंतरिक सतह अधिक मजबूत होनी चाहिए। इनका उपयोग IS कोड 1161 के अनुसार किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। हाँ तो ये इनके टाइप हैं, HFW हॉट फिनिश्ड वेल्ड हो गया, HFS हॉट फिनिश्ड सीमलेस हो गया, ERW ये हो गया इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डेड। इनका वर्गीकरण दीवार की मोटाई के हिसाब से करते हैं, भाई कितनी मोटी दीवार है, तब हम उसी टाइप का एंगल, वो क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सेक्शन लगाएंगे। इनके कुछ लाभ और हानि देख लेते हैं। ये छोटे होते हैं इसलिए इनका भार कम होता है। इनका अचल भार कम होता है, किसी चीज़ का भार कम है तो अचल भार भी तो कम होगा। इसमें जंग लगने की संभावना कम रहती है क्योंकि ये अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। कम सतही क्षेत्र होने के कारण इकोनॉमिकली मितव्ययी होता है ये। इसकी निर्माण लागत अत्यधिक होती है, ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक है, इसकी हानि है। ट्यूबुलर सेक्शन की कंबाइंड स्ट्रेस, ये फॉर्मूला है, ज़्यादा तुम में दिमाग है तो इसको याद कर लेना फॉर्मूले को, अगर नहीं दिमाग है इतना तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा अगर ज़्यादा दिमाग है तो याद ही कर लेना, ठीक है। वो वैसे भी ज़्यादा लॉस मत दो, मेमोरी पे ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। स्टील प्रॉपर्टी, स्टील ये माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं, माइल्ड स्टील की हम बात कर रहे हैं। माइल्ड स्टील की क्या बात कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी मैंने बस शुरुआत में बताया था आपको, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी खासकर ध्यान रखना। इसका यंग मॉडुलस यूनिट वेट, इकाई भार कितना होता है, 7850 kg में आएगा यहाँ पे, सॉरी न्यूटन में दे रखा है लेकिन kg पर mm², अगर न्यूटन में करना है तो 78.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यंग मॉडुलस, यंग मापांक हिंदी में बोलते हैं यंग मापांक, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अल्फा यानी थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर, वही है रेखीय प्रसार गुणांक, 12 × 10⁻⁶। शियर मॉडुलस, कर्तन मापांक कितना होना चाहिए भाई इसका, 0.8 × 10⁵ न्यूटन पर। माइल्ड स्टील का FY होता है 250, और माइल्ड स्टील का FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है उसकी 400। अब थोड़ा सा ये डायग्राम बना देना, अगर थोड़ा टाइम मिले तुमको इसको याद कर लेना। ये डायग्राम करना कुछ नहीं है, ये ऐसे L बनाओ, यहाँ पे FS लिखो, यहाँ पे FY लिखो, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसी
कलाकारी सी ऐसे करके और ऐसे बना दो, ठीक है। ये हो जाएगी यहाँ पे इस वाले जो आखिरी पॉइंट होगा ना वहाँ हो जाएगा एफ यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और ये हो जाएगी एफ, यहाँ पे हो जाएगी क्या कहते हैं इसको, एफ बी, यानी कि बिगिनिंग वाली, शुरुआत वाली, ठीक है। और ये दो मेथड से, एक तो डब्ल्यू एस एम मेथड और ये वाली जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी इसको निकालते हैं एल एस एम मेथड से। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनाना है। इसका मतलब कुछ नहीं है, जैसे यहाँ से कोई चीज़ हमने किसी, मान लो क्या कहते हैं, ये कोई चीज़ है, ठीक है, हमने इसको इधर खींचा इधर खींचा, तो एक ना कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बीच में से टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बीच में से टूट जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी। तो मान लो हमने खींचा खींचा खींचा, दबाव डालते गए ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी जो है स्ट्रेंथ ख़त्म होने वाली है, तो हमने, और अभी टूटा नहीं है, हमने और खींचा, और खींचते 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 ये यहाँ पे आ गया, यानी अल्टीमेट से हद पार हो गई भी, हमने हद से ज़्यादा खींच दिया। अब अगर थोड़ा सा भी मैं फोर्स लगाऊं तो वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ के बाद में क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सरल सा डायग्राम है। तो और ये पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। और मैं आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहूँगा, भाई उनको ज़रूर खरीद लेना नोट्स। मैंने, और यकीन मानो मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं वो नोट्स, तो आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट हैं। और आप बच्चों से भी मतलब कमेंट में देख सकते हो कि जो पीछे जो सेमेस्टर हुए हैं 4 और 5, उनमें कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, रिव्यू भी ले सकते हो। तो बाकी ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखना, और ये नोट्स ज़रूर खरीद लेना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ज़रूर खरीद लेना यार, 200 रुपये का क्या हो रहा है, 200 रुपये तो आजकल बच्चे बिगाड़ देते हैं, और तुमको 200 रुपये में ये नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलिए, जय हिंद।